हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। बिहार में 2024 के लिए भाजपा की स्ट्रैटेजी, 35 लोकसभा सीटों का टारगेट, चिराग और चाचा पशुपति को साथ लाएगी, छोटी पार्टियों को जोड़ेगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में नीतीश से झटका खाने के बाद भाजपा मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है। और दोस्तों दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक में पार्टी ने बिहार की 40 में से 35 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ दोस्तों इसके लिए भाजपा 2014 की तरह एनडीए गठबंधन में छोटी छोटी पार्टियों को भी जोड़ने की कोशिश करेगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 9 अगस्त को बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बीच गठबंधन टूट गया था। तो दोस्तों जिसके बाद नई रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में मंगलवार को बैठक हुई थी। और दोस्तों बैठक में बिहार भाजपा के सभी बड़े नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश के सहयोगी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आईसीपी सिंह पर भी भाजपा की नजर है। वही सियासी गलियारों की चर्चा के मुताबिक सिंह 2024 में नीतीश के गृह क्षेत्र नालंदा से चुनाव लड़ सकते हैं। और दोस्तों हाल ही में उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया था। और इधर बिहार कैबिनेट में अपने कास्ट को कम प्रतिनिधित्व देने का मुद्दा भी भाजपा उठाने की तैयारी में है। दोस्तों पिछले दिनों भाजपा से जब नीतीश कुमार अलग हुए थे तो उन्होंने महागठबंधन के नेताओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा था कि बिहार में एक एक सीट पर सभी दल मिलाकर काम करेंगे और 2024 में भाजपा को एक भी सीट पर कामयाबी नहीं होने देंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जम्मू के सिद्रा में 6 लोगों की संदिग्ध मौत, सामूहिक आत्महत्या की आशंका, जांच के लिए जम्मू पुलिस ने बनाई एसआईटी। तो दोस्तों जम्मू के सिद्रा इलाके में एक ही परिवार के 6 सदस्य अपने घर में मृत पाए गए हैं। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर की पुलिस ने बताया कि मरने वालों में 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल है। और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी लोगों ने जहर खाया है और गोलियों के निशान नहीं मिले हैं। हालांकि अभी पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। और दोस्तों पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है और इसके बाद मौत की वजह साफ हो सकेगी। और दोस्तों आपको बता दें कि सभी शवों को जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मामले की जाँच के लिए संजय शर्मा, प्रदीप कुमार, इंस्पेक्टर विश्व प्रताप और एसआई माजिद हुसैन के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है। और पुलिस का कहना है कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आईटीबीपी जवानों के शव को एलजी ने कंधा दिया, श्रीनगर में मनोज सिन्हा ने दी विदाई, 2 फीट गहरी खाई में गिरी थी जवानों की बस। तो दोस्तों कश्मीर के पहलगाम में मारे गए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जवानों को बुधवार को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई है। और दोस्तों इस मौके पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। उन्होंने आईटीबीपी के जवानों के शव को कंधा दिया और श्रीनगर से जवानों के शव को उनके घर भेज दिया गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि पहलगाम में मंगलवार सुबह 11 बजे आईटीबीपी की बस एक 100 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। और दोस्तों हादसे में 7 जवानों की मौत हो गई है। तो दोस्तों बस में आईटीबीपी के 39 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान सवार थे। वहीं दोस्तों बस का ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा हुआ था और सभी जवान अमरनाथ यात्रा से ड्यूटी कर लौट रहे थे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आईटीबीपी के डीजी एसएल थाउसेन ने बताया कि हादसे में 7 जवानों की जान चली गई है। और दोस्तों गंभीर रूप से घायल 8 जवानों को इलाज के लिए श्रीनगर ले जाया गया है और बाकी का इलाज अनंतनाग के एक अस्पताल में चल रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के डीआईजी रणबीर सिंह के मुताबिक गंभीर घायल जवानों को श्रीनगर के पांडवे वेस्ट हॉस्पिटल में लाया गया है और बाकी जवानों की हालत स्थिर है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कश्मीर में बढ़ सकती है टारगेट किलिंग, हर घर तिरंगा अभियान के बाद निशाने पर कश्मीरी पंडित, ऑपरेशन रेड वेव से 200 लोग हिट लिस्ट में। तो दोस्तों आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान घाटी में जगह जगह तिरंगा फहराए जाने से भड़के आतंकी कश्मीरी पंडितों को निशाना बना सकते हैं। वहीं दोस्तों गृह मंत्रालय ने इसको लेकर चेतावनी जारी कर दी है। और दोस्तों मंगलवार को शोपियां में 2 कश्मीरी पंडितों पर अटैक होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। वहीं दोस्तों इधर शोपियां में कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद जम्मू में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। और शोपियां में कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद श्रीनगर स्थित कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय कुमार टीकू ने मंगलवार को सभी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए कहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इसी साल जून में लगातार टारगेट किलिंग के बाद कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ने लग गए थे, जिसके बाद सरकार ने सरकारी नौकरी कर रहे पंडितों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव किया था। हालांकि दोस्तों पंडितों का कहना था कि उनके
उनका ट्रांसफर घाटी के बजाय जम्मू में कर दिया जाए। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सुप्रीम कोर्ट बोली फीफा से बात कर बैन हटवाए केंद्र, अंडर 17 वर्ल्ड कप में भारत में ही हो यह सुनिश्चित करे, केंद्र ने कहा पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन फुटबॉल फेडरेशन पर फीफा की ओर से लगाए गए बैन को हटवाने के निर्देश दिए हैं। और दोस्तों बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा है कि सरकार को बैन हटाने के लिए इस पर काम करना चाहिए। वहीं सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा गया है कि सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फिर से इस पर सुनवाई करेगा। तो दोस्तों दरअसल दुनिया भर में फुटबॉल संचालित करने वाली संस्था फीफा ने भारतीय फुटबॉल संघ को मंगलवार को बैन कर दिया था और इस वजह से भारत में 11 से 30 अक्टूबर के बीच होने वाला फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप भी टल गया। और दोस्तों इसके बाद मंगलवार को खुद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ से इस मसले पर आपात सुनवाई करने की गुजारिश की है, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। और दोस्तों गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्रफुल्ल पटेल स्पोर्ट्स कोर्स के उल्लंघन के चलते हटाए गए थे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खेल मंत्रालय ने हटाया था और 28 अगस्त तक चुनाव के आदेश दिए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मामले की सुनवाई करेगा। और दोस्तों पटेल 2009 से आईफा के अध्यक्ष थे और भारतीय स्पोर्ट्स के कोड के अनुसार कोई भी व्यक्ति 3 बार से ज्यादा अध्यक्ष नहीं बन सकता है। तो दोस्तों पटेल ने खुद को अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद एक याचिका में मांग की थी कि जब तक के नए संविधान को स्वीकार नहीं कर लिया जाता और नए अध्यक्ष को नहीं चुना जाता तब तक उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकरा दिया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आज से 4 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। इस महीने के बचे हुए 14 दिनों में 8 दिन बंद रहेंगे बैंक। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिनों 15 अगस्त से पहले बैंकों में एक साथ कई छुट्टियां पड़ी थी। वहीं 15 अगस्त पर भी बैंकों में कामकाज न होने की वजह से कई लोगों के बैंक से जुड़े काम अटक गए थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज से फिर 4 दिन की छुट्टियां शुरू हो रही है। इसके अलावा इस महीने के बचे 14 दिनों में बैंकों में 8 दिन तक काम नहीं होगा। तो दोस्तों हालांकि ये छुट्टियां अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि गुवाहाटी में 27 से 29 अगस्त तक लगातार 3 दिन तक कामकाज नहीं होगा और 27 को चौथा शनिवार है, 28 को रविवार और 29 अगस्त को श्रीमंत शंकर देव की तिथि के कारण बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में लोगों को यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। इस साल 10% सैलरी बढ़ा सकती है भारतीय कंपनियां, नौकरी बदलने और छोड़ने वाले कर्मचारियों का बढ़ना इसकी सबसे बड़ी वजह। आईटी सेक्टर में 65.5% नौकरी बढ़ेगी। तो दोस्तों भारतीय कंपनियां 2022-23 में कर्मचारियों का सैलरी 10% बढ़ा सकती है। तो दोस्तों यह पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे ज्यादा सैलरी इंक्रीमेंट होगा। और दोस्तों नौकरी बदलने और छोड़ने वाले कर्मचारियों की बढ़ती संख्या इसकी सबसे बड़ी वजह होगी। और दोस्तों आपको बता दें कि ग्लोबल एडवाइजर फर्म विलिस टावर्स वॉटसन के सैलरी बजट प्लान रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि रिपोर्ट में अप्रैल और मई 2022 में 168 देशों में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है और भारत में 590 कंपनियों से बात की गई है। वहीं दोस्तों चीन में 6 कंपनियां हैं, हांगकांग में 4% और सिंगापुर में 4% वेतन बढ़ोतरी कर सकती है। और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 42% कंपनियों ने अगले 12 महीने के दौरान पॉजिटिव बिजनेस रेवेन्यू आउटलुक को अनुमान जताया है, जबकि केवल 7.2% ने नेगेटिव आउटलुक की बात कही है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कंपनियों की अपने आप नौकरी छोड़कर चले जाने वालों की दर 15.1% है और यह एशिया प्रशांत इलाके में हांगकांग के बाद सबसे ज्यादा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। महाराष्ट्र के गोंदिया में ट्रेन हादसा, मालगाड़ी से टक्कर के बाद पैसेंजर ट्रेन का डब्बा पटरी से उतरा, यात्री घायल। तो दोस्तों महाराष्ट्र के गोंदिया में रात करीब 2:30 बजे एक पैसेंजर ट्रेन का डिब्बा पटरी से उतर गया है और दोस्तों हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं और दुर्घटना मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के बीच टक्कर के कारण हुई है। लेकिन दोस्तों किसी भी यात्री की मौत की सूचना नहीं है। और दोस्तों आपको बता दें कि ट्रेन छत्तीसगढ़ से बिलासपुर से राजस्थान की जोधपुर जा रही थी। इसी के साथ दोस्तों जब हादसा हुआ उस वक्त ट्रेन में सवार अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे। टक्कर होते ही हड़कंप मच गया और यात्री ट्रेन से उतर गए और कुछ देर यातायात बाधित हुआ। और दोस्तों हादसे का कारण सिग्नल ना मिलना बताया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन DRM मणिरंजन उपल ने बताया कि हमारे पास एक स्वचालित ब्लॉक सिग्नल प्रणाली है, जहां ट्रेन एक के बाद एक चलती है
है, लेकिन दोस्तों ड्राइवर ने रेड सिग्नल देकर 2 मिनट का इंतजार किया और फिर रात के प्रोटोकॉल के अनुसार सावधानी से आगे बढ़ा, लेकिन मालगाड़ी खड़ी थी। उसने आपातकालीन ब्रेक लगाए। केवल 2 को मामूली चोटें आई हैं और ट्रैक क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। वही दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने कहा है कि हादसे के बाद सुबह 4:30 बजे रीरेलमेंट का काम पूरा हुआ। जो पैसेंजर ट्रेन हादसे का शिकार हुई थी वो सुबह 5:30 बजे रवाना हुई और सुबह 5:44 पे गोंदिया पहुंच गई। साथ दोस्तों आपको बता दें कि सुबह दोस्तों 5:45 पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। उत्तराखंड में आज से खेली जाएगी मक्खन दूध की होली। देश के सबसे ऊंचे स्थान पर होगी दूध, दही और मक्खन की बौछार। तो दोस्तों उत्तराखंड में 2 साल के बाद बटर फेस्टिवल शुरू हो गया है। दोस्तों इसे स्थानीय तौर पर अंडूडी उत्सव कहते हैं, जो यह समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई और 28 वर्ग किमी में फैले दयारा बुग्याल के पारंपरिक रूप से माना जाता है और यह देश का सबसे ऊंचा आयोजन स्थल है। तो दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि अब यह भव्य रूप से मनाया जा रहा है और इसमें सीएम पुष्कर धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी शामिल होंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको जानकारी के लिए बताते हैं कि इस बार विदेशी पर्यटकों की संख्या कम है और इसका कारण कोरोना के बाद कम हुआ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन है। और दोस्तों अध्यक्ष मनोज राणा बताते हैं कि विदेश के अलावा देश के विभिन्न राज्यों से भी पर्यटक आते हैं और इस बार महाराष्ट्र और दक्षिण भारतीय राज्यों से भी पर्यटक आए हैं। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि रेथल के ग्रामीण गर्मियों में दयारा बुग्याल समेत अन्य स्थानों पर भी बनी झोपड़ियों में प्रवास के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में बुग्याल में उगने वाली औषधीय गुणों से भरपूर घास, अनुकूल वातावरण का फायदा दूध उत्पादन में मिलता है। और दोस्तों ऊंचाई वाले क्षेत्रों से सितंबर से नीचे लौटने लगते हैं और उससे पहले यह पर्व मनाते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 18 और 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी। मथुरा, वृंदावन और द्वारिका में 19 अगस्त को मनेगा कृष्ण जन्मोत्सव और पुरी में 18 को मनाई जाएगी। तो दोस्तों इस साल भी जन्माष्टमी 2 दिन है। कुछ पंचांग में 18 को और कुछ में 19 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाने की सलाह दी गई है। तो दोस्तों श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और ये दोनों ही योग आने वाले शुक्रवार को रहेंगे। इसलिए दोस्तों मथुरा, वृंदावन और द्वारका में जन्मोत्सव पर्व 19 अगस्त को मनेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि कृष्ण तीर्थों में 19 को यह पर्व होने से इसी तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाना ज्यादा शुभ रहेगा। वहीं दोस्तों अखिल भारतीय विद्युत परिषद और काशी विद्युत परिषद का कहना है कि 18 तारीख को अष्टमी तिथि सूर्योदय के वक्त नहीं रहेगी बल्कि रात में रहेगी। वहीं 19 तारीख को अष्टमी तिथि में ही दिन की शुरुआत होगी और रात में भी रहेगी। इसलिए शुक्रवार को ही भगवान का जन्मोत्सव मनाना बेहतर है। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र रोहिणी भी इसी रात को रहेगा और उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में जन्माष्टमी 19 अगस्त को ही मनाई जाएगी। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।